रात के 3:12 जर्मनी का क्लिंगनबर्ग शहर। एक घर में 16 साल की एक लड़की अपने बिस्तर पर पसीने में लथपथ बैठी है। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, 9 यानी नहीं। आज हम एनालिस मिशेल की कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। हमारे पास द एगनी ऑफ एनालिस मिशेल किताब के कुछ जरूरी हिस्से हैं जो इस खौफनाक कहानी के अलग अलग पहलुओं को सामने रखते हैं। हमारी कोशिश ये समझने की है कि एनालिस के साथ जो हुआ वो आखिर था क्या ये एक दिमागी बीमारी थी जैसा विज्ञान कहता है, या फिर ये शैतानी ताकतों का कब्जा था जैसा धर्म मानता है। चलिए इस उलझी हुई कहानी की पड़ताल करते हैं। तो इन चीखों और डरावने वाक्यों से पहले कि एनालिस को जानना बहुत ज़रूरी है। वो कैसी लड़की थी? बिल्कुल, चीखों से पहले एनालिस एक, आप कह सकते हैं, एक आम लड़की थी। बहुत धार्मिक, पियानो बजाती थी, टीचर बनने का सपना देखती थी। अच्छा। उसके दोस्त उसे शर्मीली लेकिन बहुत नरम दिल बताते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी इस तरह बिखर जाएगी। और इस कहानी का शायद सबसे खौफनाक पहलू यही है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ, इसकी शुरुआत एक आम इंसान के साथ होती है। और इसकी शुरुआत भी बहुत अजीब तरीके से हुई है ना, कोई बड़ी घटना नहीं, बस एक छोटी सी आवाज। हाँ, बहुत मामूली तरीके से। उसने अपनी माँ से कहा कि रात में उसे दीवारों पर दस्तक सुनाई देती हैं, लेकिन जब घर वाले जांच करते तो वहाँ पूरी खामोशी होती। ये पहला संकेत था कि एनालिस की दुनिया में कुछ ऐसा दाखिल हो रहा था जिसे कोई और महसूस नहीं कर सकता था। बिल्कुल। और जल्दी ये सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा। उसे दौरे पड़ने लगे। सोते समय ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो, छाती पर कोई भारी वजन रख दिया हो। तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टरों ने इसे मिर्गी बताया, यानी एपिलेप्सी। और खास तौर पर लक्षणों को देखकर लगता है कि ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हो सकती थी। उस हिस्से में गड़बड़ी होती है जो हमारी यादों, भावनाओं और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसके मरीजों को अक्सर अजीब गंध आती है, डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं या ऐसी छवियां दिखती हैं जो असल में होती ही नहीं। अच्छा, ये तो एनालिस के शुरुआती लक्षणों से काफी मेल खाता है। हाँ बिल्कुल। उसे दवाइयाँ दी गई, लेकिन कुछ समय बाद उनका असर खत्म होने लगा क्योंकि चीजें और बिगड़ रही थी। हाँ। उसे डरावने बिगड़े हुए चेहरे दिखने लगे जो उसे घूरते थे। उसकी डायरी में लिखी बातें भी बदलने लगी, जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ पर कुछ महसूस नहीं होता। और ये भी कि रात में मेरे कमरे से जलने की गंध आती है जबकि कुछ जल नहीं रहा होता। कोई मुझे चाहता है। ये पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। और यहीं आकर परिवार एक भयानक दौराहे पर खड़ा हो गया। एक तरफ विज्ञान और डॉक्टर थे जो कह रहे थे कि ये दिमाग की बीमारी है, और दूसरी तरफ एनालिस के वो अनुभव थे जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पा रहा था। दवाइयाँ उसके दौरों को तो शायद रोक सकती थी, लेकिन उसके अंदर के खौफ को नहीं छुपा रही थी। बिल्कुल। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो आवाजें। एक शाम डिनर टेबल पर वो अचानक चीखी, मेरे बारे में बात करना बंद करो, जबकि घर में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो खाली कुर्सियों को ऐसे घूर रही थी जैसे वहां कोई बैठा हो। यह एक क्लासिक लक्षण है जिसे मेडिकल भाषा में साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? मतलब साइकोसिस एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें इंसान असलियत और अपनी कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता है। उसे वो चीजें सच लगने लगती हैं जो असल में मौजूद नहीं है। तो मेडिकल नजरिए से देखें तो एनालिस का दिमाग ही उसके लिए ये शैतान बना रहा था। उसे सच में वो आवाजें सुनाई दे रही थी। हाँ, उसे वो चेहरे दिख रहे थे। उसके लिए वो सब उतना ही असली था जितना हमारे लिए ये कमरा। और फिर उसका शरीर बदलने लगा। 65 किलो की एक हंसती खेलती लड़की सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया। और वो रात में जानवरों की तरह जमीन पर रेंगती और भौंकती थी। हाँ, और यहीं आकर डॉक्टरों और पादरियों के नजरिए की खाई और गहरी हो जाती है। वो कैसे? देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट इस बर्ताव को रिग्रेशन कहेगा। रिग्रेशन मतलब मरीज जब बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो वो बच्चे या जानवर जैसा व्यवहार करने लगता है। लेकिन चर्च की नज़र में किसी इंसान का जानवर की तरह भौंकना ये शैतानी कब्जे का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक संकेत है। तो एक ही लक्षण लेकिन दो बिल्कुल अलग और उतनी ही डरावनी वजह। बिल्कुल।
ये भी कहा जाता है कि उसे चोट लगती थी पर दर्द महसूस नहीं होता था। उसने दांत पीस कर अपने दांत तक तोड़ लिए थे और घर में भी अजीब चीजें होने लगी थी। दूध फट जाना, औजारों पर जंग लगना, दीवारों से क्रॉस की तस्वीरों का गिरना। ये सब साइकोसिस से कैसे जुड़ सकता है? ये नहीं जुड़ सकता। और इसीलिए परिवार का भरोसा मेडिकल सिस्टम से उठता जा रहा था। उनके लिए सबसे बड़ा शब्द वो तब सामने आया जब वो एनालिस को चर्च ले गए। वहां पवित्र जल के पास जाते ही वो ऐसे चीखने लगी जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। और विज्ञान के पास इस बर्ताव का कोई सीधा जवाब नहीं था। नहीं। तो जब डॉक्टरों से उम्मीद खत्म हो गई तो परिवार ने कहाँ मदद ढूंढी? वो चर्च के पास गए और यही कहानी में फादर ऑल्ट और फादर रेंस की एंट्री होती है। दो पादरी जिन्हें यकीन हो गया था कि ये मामला दिमाग का नहीं बल्कि आत्मा का है। हाँ, और उन्होंने भूत भगाने की रस्में यानी एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला किया। और इन रस्मों को टेप पर रिकॉर्ड भी किया गया। ये मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा क्यों? ये चर्च की प्रक्रिया का हिस्सा है। एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन एनालिस के केस में इन टेपों ने खुद एक नया खौफ पैदा कर दिया। कुल 42 टेप रिकॉर्ड किए गए। उन टेपों में क्या था? उन टेपों में जो आवाज है वो किसी 23 साल की लड़की की नहीं लगती। वो भारी है, गहरी है और ऐसा लगता है जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। वो आवाजें गुर्राती हैं, गालियां देती हैं और उन आवाजों ने अपने नाम भी बताए। क्या नाम? लूसीफर, केन, नीरो, जूडस, फ्लैशमैन। इतिहास और धर्म के सबसे बदनाम नाम। मेडिकल साइंस इसे कैसे समझाएगा? मेडिकल साइंस इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जोड़कर देख सकता है, जहां इंसान अपने अंदर अलग अलग पर्सनालिटी बना लेता है। शायद ये नाम उसने कहीं पढ़े या सुने होंगे और अब उसकी दिमागी हालत में वो चीजें बाहर आ रही थी। लेकिन पादरियों ने उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एनालिस के अंदर अचानक आई ऐसी ताकत देखी जो इंसानी नहीं थी। उसे काबू करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। अच्छा। वो ऐसी भाषाएं बोलने की कोशिश करती थी जो उसने कभी सीखी नहीं थी। घर का माहौल भी बदल गया था। कोनों में परछाइयां दिखती, कुछ हिस्से अचानक बर्फ की तरह ठंडे हो जाते और बिना किसी वजह के सड़ांत की बू आती। इन चीजों का जवाब डॉक्टरों के पास नहीं था। तो ये रस्में महीनों तक चलती रहीं और उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। हाँ, वो बद से बदतर होती गई। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया, अपने कपड़े फाड़ देती, खुद को दीवारों पर पटकती, खुद को काटती। कई रातों वो घंटों चीखती रहती, अपने हाथों से अपना गला खरोचती, जैसे कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। उसकी माँ ने बाद में एक इंटरव्यू में एक दिल दहला देने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा वो हमसे आवाज़ों को रोकने की भीख मांगती थी और जब हम ऐसा नहीं कर सके तो उसने हमें उसे मरने देने की भीख मांगी। ये सुनना किसी भी माँ बाप के लिए कितना भयानक होगा। और मरने से कुछ समय पहले एनालिस ने पादरियों से एक और अजीब बात कही थी। क्या? उसने कहा, मैं दूसरों के लिए कष्ट सहना चाहती हूँ। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसके भी दो मतलब हैं। धार्मिक नजरिए से देखें तो ये एक शहीद की आवाज थी जो दूसरों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए बलिदान दे रही थी। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां इंसान अपनी असहनीय पीड़ा को एक बड़ा मकसद देने की कोशिश करता है ताकि उसे सहना थोड़ा आसान हो जाए। शायद ये उसके टूटे हुए दिमाग का आखिरी सहारा था। और फिर 1 जुलाई 1976 की रात आई। उस रात 67 रस्मों के बाद उसकी सांसें धीमी हुई और फिर रुक गईं। मौत के वक्त उसका वजन सिर्फ 30 किलो था। सिर्फ 30 किलो? महीनों तक घुटनों के बल बैठने और प्रार्थना करने की वजह से उसके घुटने टूट चुके थे। निमोनिया और भुखमरी से उसकी मौत हुई। और उसके आखिरी शब्द थे, माँ मुझे डर लग रहा है। जो इस पूरी कहानी का सबसे दुखद सच है। चाहे वो शैतान से लड़ रही हो या अपने दिमाग से, अंत में वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की थी जो अपनी माँ को पुकार रही थी। मौत के बाद कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि और उलझ गई है ना? आई एनालिस के शरीर से निकलकर जर्मनी के एक कोर्ट रूम में पहुंच गई थी। एक तरफ तर्क और मेडिकल साइंस और दूसरी तरफ विश्वास, अनुभव और वो 42 टेप रिकॉर्डिंग्स। प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष का क्या कहना था? उनका केस सीधा था। एनालिस की मौत मिर्गी, साइकोसिस और भूखमरी से हुई। ये एक दिमागी बीमारी थी। अगर उसे सही समय पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता, जबरदस्ती खाना खिलाया जाता और सही दवाइयां दी जाती तो उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने इसे अंधविश्वास के नाम पर की गई एक हत्या बताया। हाँ। और डिफेंस ने क्या तर्क दिया? डिफेंस का कहना था कि वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई लड़ रही थी जिसमें उसका शरीर हार गया।
उन्होंने कहा कि पादरी और परिवार वही कर रहे थे जो एनालिस चाहती थी। वो उसकी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर अदालत में वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो टेप चलाए गए। हाँ, उसका क्या असर हुआ होगा कोर्ट रूम में? असर चौंकाने वाला था। सोचिए, एक कोर्ट रूम जहाँ सिर्फ कानून और तर्क की बात होती है, वहाँ अचानक एक लड़की की आवाज में जानवरों जैसी गुर्राहट और कई गैर इंसानी आवाजें गूंजने लगी। तो प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा? प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये एक बीमार लड़की की आवाज है जो अपने धार्मिक माहौल से प्रभावित होकर ये सब बोल रही है। लेकिन डिफेंस ने सवाल उठाया कि आप कोई बीमार लड़की बिना रुके घंटों तक इस तरह की आवाज में चिल्ला सकती है? क्या साइकोसिस से किसी को वो भाषाएं बोलने की ताकत मिल सकती है जो उसने कभी सीखी ही नहीं? तो उन टेपों ने क्या साबित किया? कुछ भी नहीं। और यही सबसे डरावनी बात है, उन टेपों ने केस को तर्क के दायरे से बाहर निकालकर एक अजीब आदिम खौफ के दायरे में ला खड़ा किया। अंत में माता पिता और पादरियों को लापरवाही का दोषी पाया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ 6 महीने की सजा हुई जो माफ कर दी गई। तो जज ने भी शायद महसूस किया कि यहाँ सिर्फ कानून से फैसला नहीं हो सकता। शायद। आज भी क्लिंगनबर्ग में एनालिस की कब्र पर लोग आते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ चमत्कार की उम्मीद करते हैं। और वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी उसकी मौत की सालगिरह पर जब हवा सर्द होती है और चर्च की घंटियां खामोश हो जाती हैं, तो वो चीखें वापस लौट आती हैं। ये कहानी इसलिए जिंदा नहीं है कि लोग चमत्कारों में यकीन करते हैं या नहीं। ये इसलिए जिंदा है क्योंकि ये दिखाती है कि हमारा दिमाग किस तरह अपनी तकलीफ को एक जानी पहचानी कहानी में ढाल लेता है। 1970s के दशक के कैथोलिक जर्मनी में एक अनियंत्रित दिमागी बीमारी ने शैतानी कब्जे का रूप ले लिया। अच्छा। अगर यही घटना आज सिलिकॉन वैली में होती तो शायद वो लड़की कहती कि उसे एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं या वो किसी सिमुलेशन में फंस गई है। डर वही रहता, बस उसका चेहरा बदल जाता। तो असली हॉरर क्या है, शैतान या हमारा अपना दिमाग? असली हॉरर ये सवाल ही है, क्या उसके दिमाग ने वो राक्षस बनाए थे या उन राक्षसों ने उसके दिमाग को तोड़ दिया था? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और ये अनिश्चितता किसी भी दानव की कहानी से ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। विज्ञान के इस युग में हम हर चीज के साफ जवाब चाहते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब सबूत खुद एक पहेली बन जाए? हम उस कहानी का क्या करें जहां हर तथ्य के 2 बिल्कुल विपरीत और उतने ही डरावने मतलब निकाले जा सकते हैं?